हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। इससे पहली वीडियोस में हमने पद्य भाग को कवर किया था। अब हम अपने गद्य भाग को कंप्लीट करेंगे। आपका गद्य भाग अध्याय 10 से आरंभ होता है। अध्याय 10 में प्रेमचंद जी की एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। बच्चों, शीर्षक को पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी कहते हैं। चलिए अब इनका मूल नाम जान लेते हैं। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। लोग उन्हें धनपत राय के नाम से जानते थे। उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे, नवाब राय। और हिंदी में लेखन कार्य वह प्रेमचंद के नाम से करते थे। प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ आदि लिखी हैं। बच्चों, अगर आप प्रेमचंद जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने प्रेमचंद जी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पे प्रेमचंद जी का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने अपने और अपने बड़े भाई साहब के बीच के संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी में एक बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई का किस तरह ख्याल रखा जाता है, किस तरह उसे गलत राह पर जाने से रोका जाता है, और साथ ही वह कोशिश करता है कि वह जो कुछ भी करे छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। तिरोहित कहने का अर्थ है यहाँ पे बड़े भाई साहब का बचपन समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम अध्याय देखते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। यहाँ लेखक अपने और अपने बड़े भाई साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन शिक्षा के मामले में वह उनसे 3 दर्जे ही आगे थे। 3 दर्जे का अर्थ है यहाँ पे कक्षा। 3 दर्जे ही आगे थे क्योंकि उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब लेखक ने शुरू किया था। लेकिन तालीम का अर्थ यहाँ पर है बच्चों शिक्षा। तालीम के महत्व यानी कि शिक्षा के महत्व के मामले में उनके बड़े भाई साहब का यह मानना था कि शिक्षा की जो बुनियाद होती है, बुनियाद यानी कि नींव, शिक्षा की जो नींव होती है वह हमें कैसी डालनी चाहिए, तो वह हमें खूब मजबूत डालनी चाहिए जिससे हम जीवन में एक कामयाब इंसान बन सके। इसी वजह से लेखक के बड़े भाई 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं उसकी बुनियाद क्या हो, पुख्ता हो। पुख्ता का अर्थ है यहाँ बच्चों मजबूत हो। अगर शिक्षा की नींव कमज़ोर होगी तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसकी बुनियाद जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मजबूत। जब हम कभी घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद डालते हैं यानी नींव डालते हैं तो वो मजबूत होता है, जिससे हमारा मकान कैसा बनता है, मजबूत पायेदार बनता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे।
मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। लेखक कह रहे हैं भाई साहब बड़े थे और मैं छोटा था। मेरी उम्र 9 साल की थी और भाई साहब की उम्र 14 साल की थी। बड़े होने की वजह से उन्हें लेखक की गलतियों पर तनवीह करने का जन्मसिद्ध अधिकार था। तनवीह का अर्थ है यहाँ बच्चों डांट डपट करने का जन्मसिद्ध अधिकार था। किसको? बड़े भाई साहब को। और उनकी देखभाल करने का भी जन्मसिद्ध अधिकार का यहाँ अर्थ है उन्हें जन्म से ही यह अधिकार दे दिया गया था। लेखक कहते हैं मेरी समझदारी यानी मेरी शालीनता, शालीनता का अर्थ है यहाँ पे नम्रता। मेरी समझदारी शालीनता में और उनके दिए गए हुक्म को कानून समझकर पालन करने में ही था। हुक्म का अर्थ है यहाँ बच्चों आज्ञा। जो बड़े भाई साहब आज्ञा देते थे उसको कानून समझकर पालन करने में ही क्या था? लेखक की समझदारी थी। अब आगे देखते हैं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। लेखक कहते हैं मेरे बड़े भाई साहब बहुत ही क्या थे? अध्ययनशील थे, यानी पढ़ाई को बहुत ही महत्व देते थे। हर वक्त वह क्या करते थे? किताबें खोले बैठे रहते थे, यानी किताबें पढ़ते रहते थे। और जब कभी वह पढ़ाई से ऊब जाते तब क्या करते? कॉपियों पर किताबों के हाशियों शब्द का अर्थ है बच्चों पेज का किनारा, ठीक है। किताबों और कॉपियों के हाशियों पर यानी कि पेज के किनारे पर चिड़ियों का, कुत्तों का, बिल्लियों का तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी भाई साहब एक ही नाम या शब्द 10-20 बार लिख डालते थे और कभी तो ऐसे ऐसे शब्द लिखते जिसका कोई अर्थ ही ना होता, ना कोई सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ है बच्चों यहाँ पे मेल, यानी जो बड़े भाई साहब थे वह कुछ ऐसे शब्द लिखते थे जिसका कोई मेल ही ना होता। अब यहाँ देखिए मसलन का अर्थ है यहाँ पे उदाहरण के तौर पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि एक बार उन्होंने उनकी कॉपी पर एक इबारत देखी। इबारत का अर्थ यहाँ पर है बच्चों पद या कविता देखी। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब जो अध्ययन के समय अपनी कॉपियों पे कुछ लिखा करते थे, उन शब्दों का अर्थ इनको समझ में नहीं आता था, जिसकी शब्द रचना कुछ इस तरह से थी। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक ने बड़े भाई साहब द्वारा लिखे गए पहेलियों का अर्थ निकालने की बहुत चेष्टा की। चेष्टा का अर्थ है बच्चों कोशिश। लेखक ने यहाँ पर भाई साहब द्वारा जो पहेली था उसका अर्थ निकालने के लिए यहाँ पे बहुत चेष्टा की, यानी कि बहुत कोशिश की।
लेकिन वह पहेली का अर्थ नहीं निकाल सके और बड़े भाई साहब से वह इतना डरते थे कि उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई साहब उस समय 9वीं जमात में थे। 9वीं जमात कहने का अर्थ है 9वीं कक्षा में थे और वे 5वीं जमात में थे, यानी कि 5वीं कक्षा में थे। इसी वजह से उन्हें अपने बड़े भाई साहब द्वारा लिखे इबारत का अर्थ होता है पद या कविता, समझ में नहीं आ सकी और उनसे पूछना उनके लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह बड़ी बात एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। तो यहाँ लेखक को यही लग रहा था कि अगर वह अपने भाई साहब से उस पहेली का अर्थ पूछेंगे तो उनके लिए क्या होगा, छोटी मुंह बड़ी बात। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेखक कहते हैं पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। अगर वे 1 घंटे भी पढ़ने बैठते थे तो उन्हें पढ़ाई पहाड़ की तरह भारी लगता था। जैसे ही उन्हें मौका मिलता वह मैदान में खेलने के लिए पहुंच जाते। कभी वह कंकड़ियाँ का अर्थ है बच्चों पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो कभी वह कंकड़ियों से खेला करते थे, उसे उछाल करके खेलते थे, कभी कागज़ की तितलियाँ बना करके उड़ाते थे। और लेखक कहते हैं कि खेलने के लिए अगर कोई साथी उन्हें मिल जाता तो वह खूब मज़ा करते थे। कभी उसके साथ 4 दीवारी पर चढ़ जाते और वहाँ से नीचे कूदते और कभी फाटक पर चढ़ करके क्या करते, मोटर कार का आनंद उठाते। तो देखा यहाँ आप लोगों ने कैसे लेखक अपने बचपन के दिनों में किए गए शरारतों को विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा वही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। लेखक कहते हैं खेल कूद और मस्ती करने के बाद जब वह कमरे में आते तब उन्हें अपने बड़े भाई साहब के गुस्से का सामना करना पड़ता था। भाई साहब उनसे एकमात्र सवाल करते थे, कहाँ थे? और हमेशा वही सवाल उसी ध्वनि में वह पूछा करते थे। लेखक के पास इसका कोई जवाब न होता, वह मौन होते। मौन का अर्थ है यहाँ पर बच्चों शांत। लेखक शांत चुपचाप खड़े रहते। उसके चुप रहने से भाई साहब समझ जाते कि लेखक ने क्या किया है, अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और वह थोड़े गुस्से और थोड़े प्यार से मिले जुले शब्दों से उनका स्वागत करते थे। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को तो आ जाती है,
बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अब यहाँ लेखक के बड़े भाई साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अगर वह इसी तरह अंग्रेजी पढ़ेगा तो उसे अंग्रेजी का एक हर्फ भी नहीं आएगा। हर्फ शब्द का अर्थ है यहाँ बच्चों अक्षर। कहते हैं अंग्रेजी पढ़ना क्या है, कोई हंसी खेल नहीं है, यानी हंसी मजाक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं सीख सकता। अगर ऐसा होता तो जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वह भी अंग्रेजी के विद्वान होते। यहाँ उन्होंने ऐरा गैरा नत्थु खैरा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है कोई भी। यानी अंग्रेजी जो है अगर आसान होता तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी सीख जाते और सभी क्या हो जाते, विद्वान हो जाते। तो यहाँ लेखक के बड़े भाई उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर उन्हें कहीं अंग्रेजी की विद्या आती है। बड़े भाई साहब कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी न शुद्ध अंग्रेजी लिख सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। यहाँ पर वह लेखक को घोंघा कहते हैं। घोंघा शब्द का अर्थ होता है बच्चों मूर्ख। वह कहते हैं कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, मुझे मेहनत करते देखकर भी तुम नहीं समझ पा रहे कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ इसे सीखने के लिए। यहाँ कह रहे हैं कि तुम देखते हो लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। यह किसका कसूर है? यह तुम्हारी आँखों का कसूर है। कसूर शब्द का अर्थ है यहाँ पर बच्चों दोष, और कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। यहाँ बड़े भाई साहब लेखक को डांटते हुए ये सारी बातें समझा रहे हैं। नीले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ लेखक के बड़े भाई उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मैं भी चाहता तो मेले तमाशे देखता, मैं भी रोज़ क्रिकेट और हॉकी के मैच खेलता, लेकिन मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे एक ही दर्जे में 2-2 और 3-3 साल रहना पड़ता है। फिर भी तुम कैसे यह उम्मीद करते हो कि तुम खेल कूद में अपना समय बर्बाद करके आगे निकल जाओगे? अगर तुम्हें इसी तरह अपना समय बर्बाद करना है, पढ़ाई में मन नहीं लगाना है, तो घर चले जाओ। वहाँ मज़े से क्या करना? गुल्ली डंडा खेलना। गुल्ली डंडा एक खेल है बच्चों। यहाँ लेखक के बड़े भाई उसे यही कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ना है तो तुम घर चले जाओ और वहाँ गुल्ली डंडा खेलना। और साथ ही कहते हैं कि दादा की गाढ़ी कमाई, यानी जो उनके पिता मेहनत से कमाते हैं, उन्हें वह यहाँ रहकर बर्बाद न करें। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। लेखक कह रहे हैं कि
भाई साहब जब उन्हें लताड़ते, लताड़ शब्द का अर्थ है यहाँ बच्चों डांट डपट करना। जब बड़े भाई साहब उन्हें डांटते और उन्हें कोसते, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता। लेखक के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। गलती तो लेखक ने की थी, परंतु डांट फटकार सुनना किसे पसंद होता है? हमें भी पसंद नहीं होता है। अब भाई साहब उपदेश भी बहुत अच्छा देते थे, यानी उपदेश की कला में भी वह क्या थे? पूरे निपुण थे। निपुण शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी कार्य को करने में कुशल होना। ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि सीधे बात कहाँ जाकर के लगती थी? दिल को लगती थी। ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते थे। सुक्ति बाण का अर्थ है यहाँ बच्चों तीखी बातें, यानी ऐसी ऐसी तीखी बातें करते थे जिससे क्या होता था? हिम्मत टूट जाता था और जिगर क्या हो जाते थे? टुकड़े टुकड़े हो जाते थे उनकी बातों को सुनकर। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे जो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शे बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। लेखक कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब की तरह जी जान लगाकर मेहनत करने की क्षमता उनमें नहीं है और वह दुखी होकर सोचते हैं कि क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बस से बाहर है उसे करके अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करूं। लेखक के मन में यह बात आती है कि मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन इतनी मेहनत करके जो चक्कर आता है वह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। घंटे 2 घंटे ये सारी बातें लेखक के दिमाग में घूमती रहती है। उसके बाद लेखक अपने मन में पक्का इरादा करते हैं कि क्या करना है? खूब मन लगाकर पढ़ना है। और वह झटपट उठते हैं और एक टाइम टेबल बना लेते हैं और टाइम टेबल के हिसाब से वह अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। टाइम टेबल बनाते समय खेल कूद के मद को वह बिल्कुल भूल जाते। मद का अर्थ है बच्चों यहाँ पर हिस्सा, यानी खेल कूद उनके दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाता था। 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। अब लेखक ने अपना टाइम टेबल बना लिया कि उन्हें क्या क्या करना है। सुबह 6 बजे उन्हें उठना है, उसके बाद मुंह हाथ धो करके नाश्ता करके फिर क्या करना है? पढ़ने बैठ जाना है। 6 से 8 तक उन्हें अंग्रेजी पढ़ना है, उसके बाद 8 से 9 तक का हिसाब देखना है और 9 से 9:30 तक उन्हें इतिहास की पुस्तक पढ़नी है। उसके बाद भोजन और स्कूल। स्कूल से वापस 3:30 बजे वह आते हैं। आधा घंटा आराम के लिए उन्होंने रखा। उसके बाद 4 से 5 तक वह भूगोल की पुस्तक पढ़ेंगे, 5 से 6 तक ग्रामर और फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना।
6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। तो इस प्रकार लेखक ने अपना दिनचर्या बना लिया कि उन्हें इसी प्रकार अपने सारे काम रोजाना करने हैं। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव पेंच, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि टाइम टेबल बनाना एक बात है और उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना एक दूसरी बात है। अब पहले दिन ही लेखक क्या करते हैं, टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर देते हैं। यानी जो दिनचर्या उन्होंने बनाई है उस दिनचर्या का प्रयोग वह नहीं करते हैं। उन्हें क्या दिखता है, उन्हें दिखता है मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के दाव पेच, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, इन सब में ही उनका मन लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें उन्हें अज्ञात और अनिवार्य रूप से क्या कर रही है, अपने पास खींच रही है। जैसे ही वह वहाँ जाते सारी बातें भूल जाते। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उन्हें किस समय पर क्या करना है। वह जो टाइम टेबल उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उन्होंने कहा कि वह जानलेवा टाइम टेबल और आँख फोड़ पुस्तकें अब उन्हें याद ही नहीं थी। और इससे क्या हुआ, उनके बड़े भाई साहब को उन्हें नसीहत देने का मौका मिल गया और उनका फजीहत करने का मौका मिल गया। फजीहत यानी कि उन्हें डांटने फटकारने का मौका मिल गया। मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठती और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुरकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। यहाँ लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें अपने बड़े भाई साहब से बहुत डर लगता था। वह खेल कूद कर जब भी अपने कमरे में वापस आते तो वह इस तरह दबे पांव आते कि बड़े भाई साहब को खबर न हो। वह हमेशा अपने आप को उनकी नज़र से बचाकर रखने की कोशिश करते। जैसे ही बड़े भाई साहब की नज़र उन पर पड़ती थी वैसे ही क्या होता था, उनके प्राण निकल जाते थे। प्राण निकल जाना यानी कि बहुत ही भयभीत हो जाते थे वह। उन्हें हमेशा लगता था जैसे उनके सर पर क्या है, एक नंगी तलवार सी लटकी हुई है। और कहते हैं कि जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी जो है वह मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वैसे ही यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं बड़े भाई साहब के डर और खेल के प्रति मोह की वजह से वह भी क्या है, इस बंधन में जकड़े हुए हैं। भाई साहब की फटकार और उनकी घुड़कियाँ खाकर के भी वह खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाते थे। यानी खेलकूद से जो उनका मोह था, जो लगाव था, वह उससे दूर नहीं जा पाते थे। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आरे हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए,
मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लेखक कह रहे हैं कि सालाना इम्तिहान यानी कि वार्षिक एग्ज़ामिनेशन हुआ और उसमें उनके बड़े भाई साहब क्या हो गए, फेल हो गए और लेखक जो थे वह प्रथम दर्जे में आ गए, यानी कि उन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब उनके और उनके भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले 3 साल का अंतर था और अब केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। लेखक के मन में आया कि भाई साहब को कोसूं, बहुत सारी बातें बोलूं, क्योंकि वह हमेशा पढ़ते लिखते रहते और लेखक को हमेशा कोसते रहते, कि क्यों ना मैं अपने भाई साहब से पूछूं, मुझे देखिए मैं मज़े से खेलता हूँ और दर्जे में भी प्रथम आया हूँ और आप पढ़ते रहते हैं, इसके बावजूद भी क्या हुआ, आप फेल हो गए। लेकिन वह उनसे ये सारी बातें नहीं कह सके, क्योंकि बड़े भाई साहब बहुत ही उदास थे और वह उनके दुख पर नमक नहीं छिड़कना चाहते थे, क्योंकि अगर वह उनका मजाक उड़ाते तो लेखक के लिए वह बात कैसी होती, लज्जास्पद होती, यानी लज्जा से भरी हुई होती। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। लेखक कहते हैं कि जब उन्हें पहला दर्जा प्राप्त हुआ तो उनमें अभिमान आ गया। वह सोचने लगे कि अब बड़े भाई साहब का रोब मुझ पर नहीं चलेगा। अब वह कुछ भी कर सकते हैं, बड़े भाई साहब उनका फजीहत नहीं करेंगे, यानी उनका अपमान नहीं करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो लेखक साफ साफ उन्हें कह देंगे कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, यानी उनके बड़े भाई इतना मेहनत करके भी क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। तो लेखक को यह कहने का मौका मिल गया था। लेखक को लगता था कि वह खेल कूद करके भी अव्वल दर्जा प्राप्त कर गए और बड़े भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद भी क्या हो गए, फेल हो गए। परंतु जवान से यह सारी बातें वह अपने भाई से नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके हाव भाव से यह सारी बातें, यानी कि उनके रंग ढंग से यह सारी बातें उनके बड़े भाई को समझ आने लगा था। उनके बड़े भाई ने यह सारी चीज़ें भांप ली थी। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। लेखक कह रहे हैं, एक दिन लेखक सारा दिन गुल्ली डंडे खेलते रहे और वह ठीक भोजन के समय घर वापस आए। भाई साहब बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने लेखक को समझाते हुए कहा कि
कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम एक बार अव्वल आ गए यानी कि प्रथम दर्जा हासिल कर लिया तो हर बार प्रथम दर्जा हासिल कर लोगे? और वह गुस्से में कहते हैं कि तो क्या तुम अब बहुत समझदार हो गए हो? मगर घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या रहेगा? तुमने रावण के बारे में पढ़ा है जो बहुत ही घमंडी था, और उसका क्या हुआ? अंततः उसका विनाश हुआ। इसीलिए हमें मेहनत करना चाहिए, ना कि घमंड। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। यहाँ लेखक के बड़े भाई साहब उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्तिहान पास कर लेना एक बात है और बुद्धि का विकास करना एक बात। इम्तिहान तो कोई भी पास कर लेता है, लेकिन बुद्धि का विकास कर जीवन में आगे बहुत ही कम लोग बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब कहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ो उसे समझो, ना कि सिर्फ इम्तिहान पास करने के उद्देश्य से पढ़ो। उन्होंने लेखक को रावण का उदाहरण देकर के समझाया कि रावण क्या था? भूमंडल का स्वामी था, यानी पूरी पृथ्वी का स्वामी था, और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। वहीं पर उन्होंने लेखक को अंग्रेजों का भी उदाहरण दिया कि अंग्रेज अपना राज्य विस्तार क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे भी हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन रावण को हम क्या कह सकते हैं? चक्रवर्ती, क्योंकि उनका शासन जो है वह पूरी पृथ्वी पर है। तो यहाँ लेखक के बड़े भाई उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें विद्वान बनना चाहिए, न कि इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ना चाहिए। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। यहाँ बड़े भाई साहब रावण के बारे में बताते हुए लेखक को समझा रहे हैं कि रावण क्या था? एक चक्रवर्ती राजा था, जिसका आधिपत्य पूरे भूमंडल पे था, और संसार के जितने भी राजा थे वह सब क्या करते थे? उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता भी क्या करते थे? रावण की गुलामी करते थे। यहाँ तक कि आग और पानी का देवता जो था वह रावण के क्या थे? दास थे। और बड़े भाई साहब यह कह रहे हैं, मगर उसका अंत क्या हुआ? रावण का अंत किसने किया? तो घमंड ने। और यहाँ वह अपने छोटे भाई को यही समझा रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड क्या करता है? बड़े बड़ों का नामो निशान मिटा देता है। तो लेखक के भाई उन्हें यही कह रहे हैं कि मनुष्य को जो चाहे वह करे, लेकिन क्या न करे? वह अपने ऊपर अभिमान न करे, वह अपनी सफलताओं पे इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं।
अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। लेखक के बड़े भाई कह रहे हैं कि शैतान के बारे में तो तुमने पढ़ा ही होगा। वह बहुत ही अभिमानी था, यानी घमंड से भरा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि भगवान का एक सच्चा भक्त सिर्फ वही है, लेकिन ऐसा नहीं था। अंत में क्या हुआ उसके साथ? अंत में उसे स्वर्ग से नरक में क्या कर दिया गया? ढकेल दिया गया और उसे दुखों का सामना करना पड़ा। वहीं कहते हैं साहेरूम के बारे में भी तुमने पढ़ा ही होगा। साहेरूम ने भी अपने ऊपर एक बार क्या किया था? घमंड किया था और उसे क्या भुगतना पड़ा? पूरी जिंदगी भीख मांग मांग करके गुजारनी पड़ी। और तुम्हें क्या लगता है केवल 1 दर्जा पास कर लेने से तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो? तुम्हारा सिर फिर गया है। अगर तुम्हें इसी तरह घमंड ने जकड़े रहा तो तुम आगे जीवन में बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है तो बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। यहाँ बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि तुमने अपनी मेहनत से पहला दर्जा प्राप्त किया है। कभी कभी होता है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाती है। अंधे के हाथ बटेर लग जाने का अर्थ है बिना प्रयास किए बड़ी चीज़ पा लेना। मगर बटेर जो है केवल एक ही बार हाथ लगता है, बार बार नहीं। और कहते हैं कि तुमने देखा है गुल्ली डंडे के खेल में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, यानी अनजाने में सही निशाना लग जाता है। तो यह भी हमेशा नहीं होता। अंधा चोट निशाना पड़ जाने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों कि अनजाने में सही निशाना लगाना। तो यहाँ बड़े भाई साहब यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अनजाने में एक बार अगर सही निशाना लग जाता है तो बार बार भी ऐसा होगा। वही इंसान इस जीवन में सफल खिलाड़ी होता है जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, जिसका कोई निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? यहाँ बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि वे यह ना सोचें कि यहाँ बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं, बल्कि वह उन्हें बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे लेखक उनके दर्जे तक पहुँचेगा, उस कक्षा में पहुँचेंगे जहाँ लेखक के बड़े भाई पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? उनके दांतों तले पसीना आ जाएगा, यानी उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सवाल आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और जब लेखक को इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा तब लेखक को एहसास होगा कि वह कितना कठिन है। लेखक के बड़े भाई साहब यहाँ बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बादशाहों के नाम याद रखने में कठिनाई होती है और किस प्रकार वह 8 हेनरी से गुजरे हैं।
उन्हें हर एक कांड को याद रखना पड़ता है कि किस हेनरी ने किस समय क्या काम किया, और यह सब आसान नहीं है। और लेखक के भाई उनसे कहते हैं कि यह सब याद करना क्या है, आसान नहीं है, उन्हें भी इन सब को करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। यहाँ लेखक के बड़े भाई उनसे कह रहे हैं कि शिक्षा इतना आसान नहीं है कि तुम सोचोगे कि मैं खेलता ही रहूं और अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। वो कह रहे हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हेनरी 7वें की जगह अगर तुमने गलती से हेनरी 8वां लिख दिया तो तुम्हारा सारा नंबर गायब, तुम्हें सिफर भी न मिलेगा। यहाँ सिफर शब्द का अर्थ है शून्य, तुम्हें शून्य भी नहीं मिलेगा। तुम इस ख्याल में मत रहो कि बिना पढ़े ही तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं इतिहास में, दर्जनों विलियम्स और कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग ऐसे चकरा जाता है जैसे कि कुछ भी याद ना हो। आंधी रोग तक हो जाती है। आंधी रोग का अर्थ है यहाँ पर आँखों का रोग, यानी आँख भी धुंधला जाता है। भाई साहब झुंझलाते हुए कहते हैं, अगर इन अभागों को नाम न जुड़ता था तो मुझसे ही पूछ लेते, मैं ही इन्हें 10 लाख नाम बता देता। क्या ज़रूरत थी दोयम, सोयम, चाहरुम, पंचुम लगाने की। तो यहाँ बड़े भाई साहब उन्हें यही समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें जीवन में सफलता हासिल करनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हों। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा। यहाँ लेखक के भाई साहब झुंझलाते हुए उनसे कहते हैं, ज्योमेट्री एक ऐसा विषय है जिसका मालिक ईश्वर ही है। अगर गलती से अ ब ज की जगह अ ज ब लिखा गया तो सारे नंबर कट जाएंगे। और कहते हैं कि ये सारी बातें व्यर्थ है, छात्रों का इससे कोई लेना देना नहीं, और वास्तविक जीवन में भी इसका कोई प्रयोग नहीं है। मैं कहता हूँ कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन जो हमारे मुमतहीन हैं, यानी जो हमारे शिक्षक हैं, वह चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में वही बातें लिखें जो पुस्तक में हूबहू लिखा हुआ है। उन्होंने शिक्षा को एक रटंत शिक्षा रख छोड़ा है। शिक्षा सिर्फ एक रटंत विद्या बनकर रह गई है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेहनत करो। तो बच्चों, अध्याय 10 बड़े भाई साहब के पहले भाग में बस इतना ही। अगले भाग को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।